guys, so today I am going to share the information regarding NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005। इसके बारे में हम पहले भी शॉर्ट्स वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन NCF एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है। शॉर्ट वीडियोस के अंदर उसको कवर नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए अभी इसको फुल वीडियो के अंदर लेकर आए हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 5 से 6 मिनट के अंदर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं NCF के बारे में। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005। तो ये है क्या? ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको पब्लिश किया जाता है NCERT के द्वारा। NCERT इसको पब्लिश क्यों करता है? क्योंकि NCERT की जिम्मेदारी है नेशनल लेवल पर करिकुलम को बनाना। नेशनल लेवल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की पाठ्यचर्या होनी चाहिए, तो वो फ्रेमवर्क, वो रूपरेखा तैयार की जाती है NCERT के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में रेडी किया गया, इसलिए इसका नाम है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसको रेडी किया गया था। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी ने NCF 2005 को बनाया, इसीलिए प्रोफेसर यशपाल इसके चेयरपर्सन हैं। प्रोफेसर यशपाल इज द चेयरपर्सन ऑफ NCF 2005। और ये NCF 2005 पहला NCF नहीं है, इससे पहले भी 3 NCF और आ चुके हैं। पहले था NCF 1975, उसके बाद आया 1988 के अंदर, उसके बाद 2000 के अंदर, एंड उसके बाद ये लास्ट और लेटेस्ट 2005 के अंदर NCF पेश किया गया। अब इसके अंदर फोकस ग्रुप्स की बात करें कि कितने फोकस ग्रुप्स हैं, तो देयर आर 21 फोकस ग्रुप्स। 21 फोकस ग्रुप इसके अंदर शामिल किए गए और 22 भाषाओं के अंदर इसको अनुवादित किया गया, ट्रांसलेट किया गया। रीजन क्या है? रीजन है बहुभाषिकता, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म है, यानी बहुभाषावाद है। अलग अलग भाषाएं अलग अलग जगह पर बोली जाती है। एक तमिल भाषी के लिए इजी नहीं होगा कि वो पंजाबी समझ सके, एक पंजाबी भाषा वाले के लिए इजी नहीं होगा कि वो बंगाली भाषा को समझ सके, या एक बंगाली भाषा वाले के लिए इजी नहीं होगा कि वो मराठी समझ सके। तो इसी के 22 भाषाओं के अंदर इसको अनुवादित किया गया ताकि राष्ट्र स्तर पर यह रूपरेखा कार्य कर सके। So it is translated into 22 Indian languages. 22 Indian languages जो कि हमारे संविधान के अंदर प्रस्तावित की गई है। तो अभी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ये बेस्ड किस पर है? ये बेस है रचनात्मकतावाद, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर यह बेस है। रचनात्मकतावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट के ऊपर, उपागम के ऊपर यह आधारित है। रचनात्मकतावाद उपागम क्या कहता है? रचनात्मकतावाद का उपागम यह कहता है कि बच्चे को लर्निंग को खुद ही एक्सप्लोर करने दो, उसे बुकिश नॉलेज उसको मत रटाओ कि ये चीज़ है, इस फैक्ट को रटो। तो हमें जो लर्निंग है बच्चे की वो कंस्ट्रक्टिविस्ट होनी चाहिए। बच्चा खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, उसको रटाना नहीं है। अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, 4th क्लास के अंदर आता है टॉपिक एयर ऑक्यूपाई स्पेस की। जो हवा होती है वो जगह घेरती है। हम ही बच्चे को प्रॉपर्टी रटा रहे हैं एयर की कि एयर जगह घेरती है, तो हमें उसको ये रटाना नहीं है। उसके आगे एक बलून लो, फुलाकर दिखाना है कि बेटा हमने इसके अंदर हवा पुश की तो ये बलून फूला, यानी कि एयर ने इसके अंदर स्पेस ऑक्यूपाई किया। तो वहाँ पे बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट कर लेगा नॉलेज को कि हाँ एयर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो इस तरह से हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर बेस है ये। उसके बाद थीम क्या है इसकी? इसकी थीम है लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब क्या होता है? बिना बोझ के अधिगम। अधिगम यानी कि लर्निंग जो है बिना बोझ के होनी चाहिए। बच्चे को जो लर्निंग है वो बोझ नहीं लगनी चाहिए। जब वो होमवर्क कर रहा हो तो उसके मन में ये फियर नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो टीचर डांटेगी, अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो मम्मी मुझसे मोबाइल छीन लेंगी या मेरे टॉयज मुझे नहीं देंगी। उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट के साथ वो होमवर्क करे, सेल्फ इंटरेस्ट के साथ वो लर्निंग करे, उसको बोझ ना लगे, फियर से वो लर्निंग ना करे, बिना बोझ के अधिगम होना चाहिए। इसके लिए EVS को 6
6 थीम्स के अंदर भी डिवाइड किया गया। वो अंदर की बात है इसके कि ईवीएस को 6 थीम्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स ना हो और सभी चैप्टर्स को इन 6 थीम्स के अंदर लाकर मिला दिया गया है। पूरे भारतवर्ष के अंदर अभी इसको लागू नहीं किया जा सका है क्योंकि वहाँ के राज्य की या क्षेत्रीय कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन 17 राज्यों में यह अभी वर्क कर रहा है। और इसको वर्क किसके माध्यम से करवाया जाता है? SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड डाइट्स, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन दोनों के माध्यम से इसको क्रियान्वित भी किया जा रहा है स्टेट लेवल पे। क्योंकि डाइट्स में क्या होता है, भावी अध्यापक तथा अध्यापिकाएं जो इन फ्यूचर टीचर्स बनने वाले हैं उनको ट्रेनिंग देता है SCERT। तो उनको रेडी करवाया जा रहा है NCF के अकॉर्डिंग, जितनी भी हमारी क्वालिटीज एक टीचर के अंदर होनी चाहिए उन सब के अकॉर्डिंग। तो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।